नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज बाला श्याग विश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़ से आज आपसे चर्चा करूंगी रासायनिक परिरक्षण पर, केमिकल प्रिजर्वेशन पर, जो कि बीएससी थर्ड होम साइंस के पेपर फूड प्रिजर्वेशन के अंतर्गत ग्रुप सेकेंड यूनिट 5 में पढ़ाया जाता है। साथ ही बीए थर्ड पेपर सेकेंड यूनिट थर्ड में भी पढ़ाया जाता है। खाद्य पदार्थों का रासायनिक परिरक्षण को हम जो मैंने अनुक्रम यहाँ दिए हुए हैं स्लाइड में आप देख रहे हैं, इसके अनुसार हम चर्चा करेंगे। परिचय, परिभाषाएं, परिरक्षक के गुण और रासायनिक परिरक्षक के प्रकार, उनसे संबंधित अन्य जानकारियां और सिद्धांत, फिर इसके बाद में जूस, स्क्वेज, फ्रूट सिरप, कार्डियल्स, जैम, जेली के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण के लिए आपने हमारे पूर्वजों को भी देखा होगा कि वे किस प्रकार से परिरक्षण के लिए नमक का इस्तेमाल करते थे, शक्कर का, तेल का इस्तेमाल करते थे, अचार से लेकर अन्य विविध व्यंजन प्रिजर्व करके रखते थे। लेकिन अभी इस आधुनिक युग में रासायनिक परिरक्षक भी आ गए हैं और उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो हम आज अध्ययन करेंगे खाद्य पदार्थों का रासायनिक परिरक्षण पर। तो मैं आपको परिचय कराना चाहूंगी यहाँ कि खाद्य पदार्थों का रासायनिक परिरक्षण घरेलू एवं व्यावसायिक पैमानों पर किया जाता है और जिन रसायनों का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किया जाता है उसे रासायनिक परिरक्षक यानी कि केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के नाम से जाना जाता है। अब हम परिभाषाओं पर ध्यान देंगे। वैसे तो विविध साइंटिस्ट ने, फूड वैज्ञानिकों ने कई प्रकार की परिभाषाएं दी हैं, लेकिन हम उन सभी परिभाषाओं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि खाद्य पदार्थों के मौलिक आकार एवं रूप को परिवर्तित कर या अपरिवर्तित रखकर इनके पोषक तत्व एवं विटामिनों को यथासंभव बनाए रखते हुए बिना विकृति के दीर्घ काल तक सुरक्षित रखने की विधियों एवं तकनीकों को परिरक्षण कहा जाता है। खाद्य पदार्थों के मौलिक आकार एवं रूप को परिवर्तित करके ही हम अधिकांश परिरक्षित फलों एवं सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे जूस के रूप में, स्क्वेज के रूप में, फ्रूट सिरप, जेली, जैम, अचार, मुरब्बे, सॉस आदि के रूप में हम फलों को संरक्षित रख सकते हैं। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि फलों का परिरक्षण कर औद्योगिक पैमाने पर किस प्रकार से संरक्षण की प्रक्रिया की जाती है। कुछ और परिभाषाएं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों का संरक्षण कर उन्हें खराब होने से बचाते हैं, जिनसे कि उनमें से किसी प्रकार के पोषक तत्व तथा विटामिन नष्ट न हो पाए, ऐसे पदार्थ को रासायनिक परिरक्षक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों तथा एंजाइम्स की गतिविधियों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन जैसे किण्वन, अम्लीकरण, विघटन आदि को रोकने में समर्थ हो, लेकिन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो, उन्हें रासायनिक परिरक्षक यानी कि केमिकल प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार कोई रासायनिक पदार्थ खाद्य में मिलाने से उस खाद्य को दूषित होने से बचाता है तो उस रासायनिक पदार्थ को रासायनिक परिरक्षक कहा जाता है। रासायनिक परिरक्षक का उपयोग भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किया जाता है। रसायनों का उपयोग भोजन में मिलाकर, सतह पर डालकर, भाप देकर या गैस वेपर के द्वारा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करते हैं। एक आदर्श रासायनिक परिरक्षक में कुछ गुण होने अनिवार्य हैं, जैसे यह प्राणियों के उपयोग के लिए सुरक्षित हो, इसमें सूक्ष्म जीवों को पूर्णतः नष्ट करने की क्षमता हो, अधिक महंगा न हो, ताप प्रतिरोधक शक्ति हो, खाद्य सामग्री में मिलाने पर यह अक्रियाशील न हो, इसका प्रभाव खाद्य पदार्थ के स्वाद, गंध, रंग पर न पड़ता हो,
विश्व में प्रचलित और भारतीय फ्रूट उत्पाद ऑर्डर 1955 के द्वारा 2 प्रमुख परिरक्षक प्रचलित हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट अम्ल और उसके लवण, सल्फर डाइऑक्साइड और उसके लवण। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तालिका आपको दिखाई दे रही है जिसमें ट्रेडिशनली केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में जानकारी है, जो कि आप हमारे ट्रेडिशनल रूप से चला आ रहा है, जैसे शुगर और सॉल्ट के हम उपयोग करते हैं। फिर एसिड्यूलेंट्स के अंतर्गत बेंजोइक एसिड, सोर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड का उपयोग करते हैं। फिर गैसियल केमिकल फ्रूट प्रिजर्वेटिव्स एजेंट के अंतर्गत सल्फर डाइऑक्साइड और उसके सल्फेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड का हम उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त रसायन को हम 3 भागों में वर्गीकृत करके अध्ययन करेंगे। कार्बनिक एसिड, अकार्बनिक एसिड और एंटीबायोटिक एसिड। कार्बनिक एसिड में कुछ कार्बनिक एसिड और नमक जो कि सामान्य परिरक्षक हैं, जैसे इसके अंतर्गत हम देखेंगे बेंजोइक अम्ल, पैराबेंस। इसका FDA द्वारा भोज्य परिरक्षण में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भोज्य परिरक्षण में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अब इसका प्रयोग अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए भी किया जाता है। अब बेंजोइक अम्ल फल के रसों के संरक्षण के लिए अधिकतम 1% तक, इसके कई सोडियम लवण जैसे मिथाइल एवं प्रोपाइल पैराबेंस को 0.1% तक भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड मूलतः सर्वसाधारण प्रतिरोधी है। यह किण्वनीकरण अभिक्रिया के लिए एक प्रभावशाली परिरक्षक है, अतः इसे ऑक्सीकरण विरोधी तथा अपचायक के रूप में काम में लेते हैं। इसका उपयोग फल तथा सब्जियों को सुखाने, ताजे फलों के परिरक्षण हेतु एवं विविध पेय पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। इसके पश्चात मांस उत्पादों तथा झींग आदि के उत्पादों के परिरक्षण हेतु विश्व के अनेक देशों में उपयोग में लाया जाता है। सोर्बिक अम्ल, इसमें अपने सोडियम, कैल्शियम या पोटेशियम लवणों के रूप में भोज्य पदार्थ का परिरक्षण करता है। इन लवणों की मात्रा 0.2% ही उपयोग में लाई जाती है। इनके प्रयोग से कवकों की वृद्धि रुक जाती है। सोरेबिक अम्ल की pH वैल्यू 60 से भी कम होती है, जिससे मोल्ड्स, ईस्ट तथा जीवाणु वृद्धि नहीं कर पाते हैं। अनेक उत्पादों में सोरबेट्स का प्रयोग कवक रोधी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। फिर फलों के लिए एंटी फंगल्स कर्मक सोडियम डाई एसीटेट का प्रयोग मुख्य रूप से कार्बनिक एसिड के अंतर्गत करते हैं। अब अध्ययन करेंगे अकार्बनिक एसिड का। तो सामान्यतः अकार्बनिक एसिड और साल्ट जो कि प्रतिरक्षण के कार्य में उपयोग में लाए जाते हैं, उनमें से प्रमुख है सोडियम क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड्स, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फाइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, नमक एवं शर्करा, फ्लेवरिंग कर्मक, एसिटिक अम्ल तथा लैक्टिक अम्ल। एंटीबायोटिक एसिड के अंतर्गत सामान्यतः ठंडी स्थिति में परिरक्षण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मांस, मछली, चिकन, मीट के परिरक्षण के लिए मुख्य रूप से एंटीबायोटिक्स का प्रयोग, एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम 3 विधियां अपनाते हैं। पहली विधि है जो कि ये सभी औद्योगिक पैमाने पर होती हैं, गामा रे और उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बीम पुंज के द्वारा। दूसरा है पराबैंगनी किरणों के द्वारा और तीसरा है रेडिएशन पाश्चुरीकरण के द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। अब आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है स्लाइड में। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु जो रसायन हम प्रयुक्त करते हैं, वो एजेंट के नाम
दिए हुए हैं और एक्सेप्टेबल डेली इनटेक मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार दी हुई है। फिर कॉमनली यूज्ड लेवल के बारे में जानकारी दी हुई है। तो लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, इनकी तो लिमिट निर्धारित नहीं है, ये नुकसान नहीं करेंगे अगर थोड़ी ज्यादा मात्रा में भी ले लेंगे तो। लेकिन इसके अलावा जो चार्ट में आपको दिए हुए हैं इन सब की लिमिट निर्धारित है। निर्धारित लिमिट से अधिक लेने से यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, इसलिए इसकी ज्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए। प्रयुक्त रासायनिक परिरक्षक से संबंधित अन्य जानकारी आपको देना चाहूंगी। प्रकीर्णों की जाति उपजाति को ध्यान में रखकर ही सल्फर डाइऑक्साइड परिरक्षक का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि परिरक्षण की प्रक्रिया अधिक सफल हो, सक्सेसफुल हो। और सल्फर डाइऑक्साइड का प्रभाव गाढ़े रसों की अपेक्षा पतले रसों में अधिक होता है। जब फलों के पेय पदार्थ में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया जाता है तब पोटेशियम रेडिकल पेय पदार्थों में पाए जाने वाले साइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर पोटेशियम साइट्रेट का निर्माण करता है। सेब के टुकड़े, छिले हुए आलू, हरे मटर, हरा चना आदि को कैनीकरण तथा सुखाने के समय पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाकर ब्लीचिंग की जाती है। इनके प्रयोग से पोषक तत्वों को क्षति पहुंचाए बगैर सूक्ष्म जीवों का नाश होता है। चीनी, नमक, सिरके की अपेक्षा रासायनिक परिरक्षक अधिक प्रभावशाली होते हैं। रासायनिक परिरक्षकों की थोड़ी मात्रा ही सूक्ष्म जीवों और खाद्य पदार्थों में वृद्धि रोकने में सफल रहती है। रसायन का आधा ग्राम प्रति किलोग्राम उत्पाद में प्रयोग किया जाता है। यदि उत्पादों का प्राकृतिक रंग बिगड़ने नहीं देना हो तो सोडियम तथा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टमाटर, फालसा, जामुन, अंगूर, लाल मिर्च आदि के उत्पादों में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। इसकी 750 किलोग्राम मात्रा 1 किलोग्राम उत्पाद के लिए पर्याप्त मानी जाती है। परिरक्षण के सिद्धांत और विधियों पर हम ध्यान देंगे। पहली विधि है सुखाना, ड्राइंग। दूसरा स्मोकिंग, कूलिंग, फ्रीजिंग, सॉल्टिंग, पिकलिंग, कैनिंग। इन विधियों के माध्यम से परिरक्षण किया जाता है। जब नमी को दूर करेंगे हम, परिरक्षण में नमी को दूर करना, तो इसको दूर करने के लिए हम धूप में सुखाकर या कृत्रिम शुष्कीकरण यंत्रों का सहारा लेकर नमी को दूर कर सकते हैं। खाद्य पदार्थ को संक्रमण से सुरक्षित रखना होगा तो उत्तम प्रकार की पैकिंग करनी चाहिए। वायु रोधक बनाना होगा तो वायु रोधक डिब्बों में पैकिंग में रखना होगा, बोतलों में भरना होगा। खाद्य पदार्थों से संरक्षण करने के लिए चीनी, नमक, सिरका, तेल, राई से भी सूक्ष्म जीवों से खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है। तो इसमें हमको देखना होगा कि चीनी 66%, नमक 55%, सिरका 2% और तेल अचार में डूबा हुआ रहना चाहिए तो वह संरक्षित रहता है। अब हम अध्ययन करेंगे फल से उत्पाद निर्माण तक की प्रक्रिया के बारे में। आपको यहाँ चित्रण किया जा रहा है। चित्र में, स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से एक पेड़ में जो फल है लगे हुए हैं उसको फिर तोड़ा जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उसको एकत्र करके भेजा जाता है। फिर उसमें से छटनी होती है तो फ्रूट्स की ग्रेडिंग की जाती है। जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है, जो रिजेक्ट क्वालिटी के होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। फिर इसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, फिर वहां से निकाल कर वॉशिंग की प्रक्रिया होती है, फिर उसको छीला जाता है। छीलने के बाद में कटिंग होती है, कटिंग के बाद में फिर ब्लांचिंग की प्रक्रिया होती है, फिर उसको फिलिंग किया जाता है, फिर सीलिंग होती है कंटेनर की, फिर कुकिंग होती है, फिर कुकिंग के बाद में फिर कूलिंग की प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद में उसको स्टोरेज किया जाता है, लेबल लगाया जाता है, फिर डिस्पैच करके कंपनियों के माध्यम से वह उत्पाद मार्केट तक पहुंचता है और फिर
वह उपभोक्ता यानी कि ग्राहक हम सबके तक पहुंचता है। अब हम देखेंगे फलों के जूसेस पर चर्चा करेंगे कि फल के जूस मार्केट में आपको अवेलेबल हैं, जो कि आप जब मौसम नहीं है, बेमौसम भी आप जिस फल का जूस पीना चाहें वह आप प्राप्त कर सकते हैं। भारत में कई कंपनियां औद्योगिक पैमाने पर रसायनों द्वारा संरक्षित कर विभिन्न ताजे फलों के जूस जब मौसम में उपलब्ध होते हैं फल, उस समय संरक्षित करके उत्पाद बनाती है और वह जनता को पूरे साल भर उपलब्ध होते हैं। फलों के स्क्वैश आप देखिए, अलग अलग कंपनियों के जूस उत्पाद, अलग अलग फलों के जूस उत्पाद वो मार्केट में आपको अवेलेबल होते हैं। ये फलों के स्क्वैश जो हैं एक गैर अल्कोहल केंद्रित सिरप होते हैं जिनका उपयोग पेय बनाने में किया जाता है। आमतौर पर सिरप फल वाला स्वाद का ही होता है, जिसे फलों के रस, पानी और चीनी या चीनी के विकल्प से बनाया जाता है। आधुनिक स्क्वैश में भोजन के रंग और अतिरिक्त स्वाद भी हो सकता है। स्क्वैश का प्रयोग कर कई व्यंजन बनाए जाते हैं। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। रस को ताजे फल या सब्जियों से उष्मा या विलायक सॉल्वेंट का प्रयोग किए बिना या तो यांत्रिक विधि से या निचोड़कर या पकाकर निकाला जाता है। तो इस तरह से आप कई उत्पाद जो हैं इसके अतिरिक्त स्वाद रंग के रूप में स्क्वैश के प्राप्त कर सकते हैं। मार्केट में भी अवेलेबल है और इसको हम घर पर भी आसानी से बना सकते हैं, संरक्षित करके रख सकते हैं। फलों के स्क्वैश के बारे में चर्चा करेंगे। रस को वर्तमान समय में गाढ़ा करके या जमाकर विपणित किया जाता है। स्क्वैश को पुनः पीने योग्य बनाने के लिए इसमें पानी मिलाना पड़ता है। ताजे निचोड़े रस की तुलना में इसका स्वाद काफी अलग होता है। फलों से स्क्वैश बनाने के लिए पाश्चुरीकरण, जमाना, वाष्पीकरण और स्प्रे शुष्कन विधि से रासायनिक परिरक्षण का प्रयोग कर बनाया जाता है। आज के आधुनिक समय में स्क्वैश का प्रयोग करके अनेक प्रकार के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। आप यहाँ चित्र में कुछ व्यंजन देख रहे हैं। इसके अलावा बिस्किट में भी ये स्क्वैश के फ्लेवर डाल दिए जाते हैं और बहुत सारी अलग अलग तरह की मिठाइयाँ मार्केट में उपलब्ध है। केक में डाला जाता है, तो वो आप घर पर भी बना सकते हैं और संरक्षित स्क्वैश से आप उसके फ्लेवर का, फ्रूट्स का जायका कभी भी ले सकते हैं। अब चर्चा करेंगे फलों के फ्रूट सिरप के। तो अलग अलग कंपनियों के फ्रूट सिरप अलग अलग फलों के रसायनों से संरक्षित होते हैं। ये आप वर्ष भर मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन हम इसको घर पर भी तैयार कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि प्राचीन काल से किस तरह से सिरप का उपयोग होता चला आ रहा है। तो फ्रूट सिरप जो है मीठे के रूप में उपयोग किए जाने वाले केंद्रित फलों के रस है। फलों के सिरप का कई व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। भारतीय व्यंजन में द्राक्षासव के रूप में, प्राचीन रोमन व्यंजन में फ्रूटूटम कारेनम और सपा के रूप में, प्राचीन ग्रीक भोजन में एप्सिमा के रूप में, ऑटोमन भोजन में पेकमेज के रूप में, ग्रीक भोजन में पेटीमेजी के रूप में, अरब व्यंजनों में रव और जलेब के रूप में। कुछ खाद्य पदार्थों फलों के सिरप या गुड़ का प्रयोग करके भी बनाए जाते हैं, जो कि बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और प्रचलन में प्राचीन काल से है। अब हम चर्चा करेंगे फलों के जैम और जेली की। एक घर पर भी आप बनाकर वर्ष भर संरक्षित रख सकते हैं और मार्केट में तो इसके कई उत्पाद आपको अवेलेबल हैं। जैम जो है वो पैक्टिन युक्त पूर्ण फल का चीनी और अम्ल के निश्चित अनुपात को निश्चित अवधि तक उबालकर बनाया जाता है। इसमें आप घर पर बनाना हो तो किसकर जैम को और बराबर मात्रा में चीनी डालकर उसको हम पकने रख देंगे। जब पक जाएगा तो उसमें फिर हम साइट्रिक अम्ल की मात्रा जो है जितना कि अभी इस्तेमाल करने के लिए पर केजी आपको बताया है उस हिसाब से अनुपात में आप डालेंगे तो फिर ठंडा होने पर वो जैम तैयार होगा। इसी तरह से जेली जो है पैक्टिन युक्त फलों को पानी में पहले काटकर
पानी ऊपर तक भर के जितना फ्रूट्स है उतना उबाल लेते हैं। जब फल पक जाता है तो उसे छान कर निकाल देते हैं और जो पानी रहता है उसमें शक्कर दुगनी मात्रा में डालकर और अम्ल के साथ उसको पकाते हैं और जब पक जाता है, पक के जेली रूप में आ जाता है, तब फिर उसमें साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है, जो एक निर्धारित मात्रा के अनुसार ही मिलाया जाता है। फिर अर्ध ठोस उत्पाद के रूप में जेली जो है हमको प्राप्त होती है। इसको हम वर्ष भर उपयोग में ला सकते हैं। ये खट्टे सेब की, बेरी की, अंगूर की, अमरूद की, करोंदे आदि की जेली मुख्य रूप से बनाई जाती है, जो कि स्वास्थ्य वर्धक भी होती है और हमारे दैनिक नाश्ते में आप जो है ब्रेड के साथ या अन्य चीजों के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे कैंडीड फ्रूट या कॉर्डियल्स की। तो इसे क्रिस्टलाइज फूड या ग्लेशियर फूड के रूप में भी जाना जाता है। फलों के टुकड़े या छिलकों के टुकड़े गर्म चीनी के सिरप में रखे जाते हैं, जो फल के भीतर की नमी को अवशोषित करते हैं, अंततः इसे संरक्षित करते हैं। फल के आकार और प्रकार के आधार पर संरक्षण की यह प्रक्रिया लंबी होती है। यह प्रक्रिया फल की 1 वर्ष तक गुणवत्ता बनाए रखती है। तो इस तरह से ये आप देखेंगे कि ये चित्र में जो है आपको कैंडिड फूल फ्रूट जो है ये दिखाई दे रहे हैं। ये विदेशों में इनका बहुत अधिक प्रचलन है और हमारे देश में भी अब प्रचलन में आ गया है। और तो फलों को सिरप में डुबाने की निरंतर जो प्रक्रिया है, फल को चीनी के साथ संतृप्त करने का कारण बनती है। इससे खराब सूक्ष्म जीवों के विकास को रोका जा सकता है। आमतौर पर कैंडिड होने वाले फलों में खजूर, चेरी, अनानास, अदरक होते हैं। प्रमुख कैंडिड छिलके नारंगी और साइट्रॉन के होते हैं। व्यंजन एक क्षेत्र से जो दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होते हैं, लेकिन सामान्य सिद्धांत फलों को संरक्षित करने का एक समान होता है। फल को कई हफ्तों तक चीनी के सिरप में डुबो देते हैं और फिर शेष पानी को सुखा देने से कैंडिड फ्रूट जो है तैयार होता है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इनको हम घर पर भी तैयार कर सकते हैं और मार्केट में तो ये अवेलेबल है ही। हमारे देश में इसका कम प्रचलन है, परंतु विदेश में ये बहुत अधिक प्रचलित है और इसका हम स्वाद जो है वर्ष भर ले सकते हैं। थैंक यू। आशा है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पर या मोबाइल पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।